और इसका कारण ये है कि विपक्ष का जनहित और देश हित से कोई सरोकार नहीं है। पिछले 10 साल में भारत को दुनिया का अग्रणी देश बनाने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा एक तरीके से योगदान रहा है। उन्होंने पूरे विश्व का नेतृत्व किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कर्म क्षेत्र, जन्म क्षेत्र और जितने भी उनके अध्ययन के क्षेत्र थे, जहां पर उन्होंने दीक्षा ली थी, हर स्थानों का एक तरीके से पंच तीर्थ के रूप में उसको प्रतिस्थापित करके, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के प्रति भारतीय जनता पार्टी की जो एक प्रकार की श्रद्धा है, उसको उन्होंने प्रदर्शित किया है। वहीं उद्धव जी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी है, जो शुरू से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विरोधी रही है। उसने बाबा साहब को पहले लोकसभा के चुनाव में हराया, बाद में जब दोबारा वो उपचुनाव में खड़े हुए तो उन्हें फिर से कांग्रेस ने हराने का काम किया। आज उनके पोते प्रकाश अम्बेडकर जी ने भी उनका साथ छोड़ा है। मुझको लगता है कि बाबा साहब की जो आत्मा है, उनको आशीर्वाद दे रही होगी कि जिस कांग्रेस ने उनका अपमान किया, उसका साथ उन्होंने बड़ी देर से छोड़ा, लेकिन अच्छा छोड़ा। और बाबा साहब निश्चित रूप में अपने अनुयायियों को संदेश दे रहे होंगे कि जो पंचतीर्थ का और जो बाबा साहब के प्रति श्रद्धा रखने वाला दल है बीजेपी और मोदी जी, उनको निश्चित रूप में उनका कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिल रहा है। 400 पार का जो लक्ष्य है, उसमें 48 सीटों वाली महाराष्ट्र का बड़ा भारी योगदान रहने वाला है। और पिछले सारे रिकॉर्ड महाराष्ट्र के इस बार ध्वस्त होने वाले हैं। अपनी निश्चित हार को देखते हुए ये दुष्प्रचार पर जो बची हुई कांग्रेस है, बची कुची समाप्त प्राय शिवसेना उद्धव गुट है, ये शरद पवार जी का जो बचा हुआ थोड़ा बहुत जो एक दल का छोटा सा कुनबा बचा है, ये दुष्प्रचार में लगे हुए हैं और झूठा प्रचार करते हैं कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी। मोदी जी के रहते रहते और बीजेपी के एक भी कार्यकर्ता के जीवित रहते हुए कभी किसी बाई के लाल की हिम्मत नहीं है जो भारत के संविधान के प्रति वो आंख उठाकर देख सके। संविधान की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले दृढ़ प्रतिज्ञ मोदी जी ने इस बात को कहा है कि संविधान हमारी आत्मा है और आत्मा का परिवर्तन नहीं हुआ करता, वो मां से भी बढ़कर है। इसलिए ऐसे झूठ बोलने वालों को मैं कहूंगा कि अपना गिरेबान झांक कर देखें, जिन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, जिन्होंने रामलला का मंदिर बन रहा हो उत्सव ना मना सके उसके भक्त लोग, वो उद्धव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए वहां पर उन लोगों को जो राम जन्मभूमि के निर्माण के शिलान्यास के समय उत्सव मना रहे थे, उनको जेल भेजा गया। इनको शर्म आनी चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया। यहां तक एक सांसद और उनके विधायक पति को भी गिरफ्तार कर दिया गया। हनुमान चालीसा अपने देश में नहीं पड़ेगा, बहुसंख्यक समाज को कहां पड़ेगा। ईश्वर का स्मरण ये संविधान का अधिकार है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, और उस संविधान के अधिकार को भी अतिक्रमण करके उद्धव जी सरकार ने उस समय जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लोगों को जो हिंदुत्व का नकली चेहरा पहने हुए थे, कांग्रेस से दोस्ती करते हुए जो उनका नकली चोला था हिंदुत्व का, वो उतर गया। और उतरने के बाद उन्होंने दुष्प्रचार शुरू कर दिया। यहां तक
महिलाओं का अपमान करने के लिए किसी ने भी आवाज उठाई तो पता चला कि कंगना राणावत जी का मकान गिरा दिया गया। पालघर में वहां पर साधुओं को खुलेआम पीट पीट कर हत्या कर दी गई। तमाम प्रकार की प्रताड़ना के सोशल मीडिया में अगर किसी ने शिवसेना उद्धव जी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ लिखा तो उसको काटकर ऐसे तमाम लोगों को जेल भेज दिया गया। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के पापों का घड़ा जो उन्होंने शिवसेना उद्धव जी और शरद पवार जी की एनसीपी के साथ में भरा था, पापों का घड़ा भर चुका है और जनता निश्चित रूप में जो अपमान उन्होंने भारत के संविधान का किया है, भारत के लोगों के अधिकार का जो हनन कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना उद्धव जी ने किया है, उसका बदला वो निश्चित रूप में हनन कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना उद्धव जी ने किया है, उसका बदला वो निश्चित रूप में मतदान के रूप में करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी रामटेक में आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि रामटेक में एक ऐतिहासिक समागम होगा। प्रधानमंत्री जी का वहां पर उद्बोधन होगा जहां रामलला ने जहां पर विश्राम किया था। रामटेक में राम मंदिर भी बना हुआ है, आदिवासियों के राजा भी वहां पर रहे हैं, माता का मंदिर भी वहां पर है और माननीय मोदी जी अपने विदर्भ क्षेत्र के लोगों को वहां पर संबोधित करेंगे। माननीय अमित शाह जी भी यहां पर 6 तारीख को उनके पास के जिले में किसी गोंदिया में उनकी सभा है और आप जानते हैं कि अमित शाह जी ऐसा नेतृत्व बीजेपी को मिला है जिन्होंने 70 साल की समस्या को कश्मीर की 70 मिनट में 1, 2, 3 और जम्मू कश्मीर से 370 धारा फ्री जो संकल्प लिया भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा किया। ये चुनाव राष्ट्रवादी शक्ति के रूप में भाजपा का जो परिवारवादी अवसरवादी शक्तियां हैं, ये शिवसेना उद्धव, एनसीपी पवार और बची कुची कांग्रेस जो सोनिया जी और राजीव जी, इंदिरा जी, नेहरू जी से बढ़ते बढ़ते वो प्रियंका जी और राहुल जी तक आ गई। परिवारवादी पार्टियों का जो मिलन है वो निश्चित रूप में मोदी के जो विराट परिवार है कार्यकर्ताओं का और जनता का, उसके आगे इस लोकसभा चुनाव में पराजित होगी। और आज मैं आपके इस भंडारा जनपद महाराष्ट्र में ये कह के जा रहा हूं कि 111वीं अपनी मन की बात जून में हम लोग माननीय मोदी जी के साथ तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में जब वो शपथ ग्रहण करके आएंगे तो सुनेंगे। 4 जून को इन परिवारवादी, अवसरवादी, अवसादग्रस्त कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव पक्ष और एनसीपी अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ेंगे और भाजपा 400 पार करके एक ऐसी सरकार बनाएगी जिसके लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी आवश्यक संख्या प्राप्त न कर पाने के कारण खाली दिखाई पड़ेगी अब की लोकसभा में। इन शब्दों के साथ मैं आपकी इस पृष्ठ वार्ता को विराम देता हूं।